जैसे हमने पढ़ा था, जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो कोलॉइड भी तो एक सॉल्यूशन ही है ना बच्चों। सिर्फ इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल साइज जो है दैट विल बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनो। डिस्पर्स्ड फेज, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज नाम से। और जो सॉल्वेंट होता है इसको हम नाम देते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम नाम। तो जैसे आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा था कि हम लोग होता है कोलॉइड का, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, इसको समझने के लिए आप याद कैसे रखो। जैसे जब मान लो एरोसोल को याद रखना है कि एरोसोल किस तरह का कोलॉइड है, इसका याद कैसे रखो। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। इसको याद रखने के लिए ना एक एग्जांपल याद कर लो। जैसे एरोसोल का जो एग्जांपल होता है वो एग्जांपल होता है फॉग। फॉग जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ एरोसोल। अब याद करो फॉग में कौन सा चीज ज्यादा होता है, कौन सा चीज कम होता है। गैस ज्यादा हो, तो गैस क्या हो गया, डिस्पोजिंग मीडियम। गैस हो गया सॉल्वेंट। डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, तो यहाँ पे गैस हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। और फॉग में कम अमाउंट किसका है, वाटर का, तो वाटर या लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज। अब आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे ही आता है कि एरोसोल जो कोलॉइड है उस कोलॉइड का डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, और उसका एग्जांपल क्या है। तो इसका एग्जांपल क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन आए, क्या मिस्ट, ठीक है, इस तरह के जो एग्जांपल हैं, इसी तरह के एग्जांपल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो टोटल 8 अलग अलग तरह के कोलॉइड हैं, ये टोटल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा सब इसी, ठीक है। अब जैसे एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोलॉइड का, जैसे कि है, मान लो ले लेते हैं एक इमल्सन, ठीक है। इमल्सन एक टाइप का कोलॉइड। अब इमल्सन में क्या है कि आप एक एग्जांपल से समझे। इमल्सन जैसे मिल्क, मिल्क जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। या फिर फेस क्रीम जो हम लोग यूज करते, बॉडी लोशन जो यूज करते, फेस क्रीम या बॉडी लोशन ये सब जो यूज करते, वो सब एग्जांपल है इमल्सन। अब याद करो बॉडी लोशन में कौन सी चीज किस में डिजॉल्व है, या मिल्क में कौन सी चीज किस में डिजॉल्व है। मिल्क में फैट है, वो खुद एक लिक्विड है, और वो दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व। मतलब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपने एक ग्लास में डिजॉल्व कर दिया इस पानी को,
तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। क्या इससे पहले के टॉपिक हमने पढ़ा था? यस सर, आपने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। हाँ, तो ये टॉपिक हमने वहां पे भी कवर किया था, फिर से उसी टॉपिक को कवर कर। तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। अभी जो ये सॉल्यूशन है, इसके बीच में अभी और भी स्पेस खाली है, इसका मतलब इसमें अभी और भी सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। अभी इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन, when more amount of solute can be dissolved, and more amount of solute can be dissolved in any solution at a fixed temperature, at a fixed temperature, it is an unsaturated solution. It is an unsaturated solution. अच्छा, मान लीजिए इसमें हम और भी चीनी ऐड करते गए। अगर और भी चीनी ऐड करते गए तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इसके बीच की जो सारी स्पेस है वो फिल हो जाएगी। जब वो टाइम यहाँ पे आएगा जबकि इसके बीच की सारी स्पेस फिल होती चली जाएगी और इसके बीच में कोई भी स्पेस अब नहीं बचेगी, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन बनेगी जहां पे कोई स्पेस बाकी नहीं रहा, उसको हम लोग नाम देंगे क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। लिखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखें। when no more solute when no more solute can be added, when no more solute can be added to any solution, can be added to any solution at a given temperature, at a given temperature. अच्छा, इसमें हम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं? एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, अगर कम हुआ टेम्परेचर तो फिर वो बिल्कुल सही, वेरी गुड। तब तक तुम लोग को सब पता ही है। सुनो, क्या है यहाँ पे, कोई भी चीज को आपने जब गर्म किया, किसी भी चीज को जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? वो चीज गर्म होने से एक्सपेंशन होता है उसमें, और उस एक्सपेंशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी चीज को गर्म करना एक्सपेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। अभी मान लीजिए ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, अभी हम इतनी स्पेस अगर हम देखें, इस स्पेस के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल यहाँ। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये और एक्सपेंड हो जाएगा, और जब और एक्सपेंड हो जाएगा तो अब यहाँ पे 9 पार्टिकल के बजाय बात 12 पार्टिकल आ सकते हैं। तो अब जो है ये सैचुरेटेड से क्या बन गया? अनसैचुरेटेड बन। तो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं तो दैट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो स्पेस है वो स्पेस छोटी हो जाती है। अभी इसमें 9 पार्टिकल आ रहे हैं, छोटे होने से, स्पेस कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, मान लीजिए उसमें 7 पार्टिकल किया है, तो 2 पार्टिकल किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो ये सॉल्यूशन है जिसमें कि पार्टिकल सेटल डाउन हो गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन
बनने के बाद यहाँ पे जो है पार्टिकल जब सेटल डाउन हो गए कूल करने से, इस तरह के सॉल्यूशन में, इस तरह के सॉल्यूशन में अब कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो ऐड नहीं हो सकता, और इसमें जो ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इसको किसको सैचुरेटेड बोला जाएगा, किसको अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, और किसको सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या होगा? That even more solute is added to the saturated solution. And When more the solubility of a saturated solution is increased by heating it and more solute is added. नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। सुनो, सपोज करो कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, इस अमाउंट ऑफ वाटर में मान लो यहाँ पे 19 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकता है। 19 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो सकता है। अब इसको हमने कर दिया, ये सैचुरेटेड हो गया 19 ग्राम शुगर डिजॉल्व होने से। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया हीट, और हीट कर देने से अब इसमें 3 ग्राम शुगर और डिजॉल्व हो गया। हीट करने से क्या हो गया था, ये अनसैचुरेटेड बन गया था। अब इसमें हमने 3 ग्राम शुगर और डिजॉल्व कर दिया, 3 ग्राम शुगर। अब टोटल अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो गया इसमें, 22 ग्राम हो गया। लेकिन इतनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो 19 ग्राम शुगर ही होल्ड कर सकती थी ना। अब इसमें जो है गर्म करके हमने यहाँ पे 22 ग्राम डिजॉल्व कर दिया है। अब ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे आएगा, तो बताओ ये तो 19 ग्राम ही होल्ड कर सकता है, तो बाकी का 3 ग्राम किधर गया, नीचे डिजॉल्व हो जाए, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो 3 ग्राम नीचे सेटल डाउन हो गया, वो 3 ग्राम ज्यादा अमाउंट है ना, इसमें ज्यादा अमाउंट है ना। इस तरह की जो सॉल्यूशन है जिसमें कि उसकी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड का डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, सैचुरेटेड का लिख लियो। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अलग अलग। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले लिखो बाय हीटिंग इट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें लिखो बाय हीटिंग इट। देखो, when we heat any substance, when we heat any substance, there is always a thermal expansion, there is always a thermal expansion. Now more solute can be added, now more solute can be added, so it becomes unsaturated solution, so it becomes unsaturated solution. Second point में लिखो, when this solution is cooled, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? अच्छा, एग्जाम के लिए इसका क्या था? When this solution is cooled, when solution is cooled, interparticle space reduces, interparticle space reduces,
So the extra amount of solute, so the extra amount of solute will settle down. Extra amount of solute will settle. अच्छा, कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सोच के बताना, इस तरह के क्वेश्चन का कभी अगर आ गया तो ऐसा क्या आंसर। मान लो क्वेश्चन है कि कोई गैस इन गैस सॉल्यूशन, या कोई लिक्विड में अगर आपने मान लो गैस मिला, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल याद है। गैस इन लिक्विड, हाँ कार्बोनेटेड, बिल्कुल सही बात, कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल सही बात। अब इसमें इसमें अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? Gas would escape out. हाँ, ज्यादा अमाउंट, सुनो ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा ना बॉटल को, अगर थोड़ा सा भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को थोड़ा सा भी हम शेक करें तो उसमें बहुत तेजी से गैस निकलता है, देखा है आप लोगों ने? क्यों निकलता? क्योंकि उसमें जो एयर है वो काफी हाई प्रेशर के साथ में वहां पे पैक्ड है। जैसे ही आप उसको शेक करते हो तो वो प्रेशर चेंज होता है, शेक करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो वहां पे पार्टिकल्स गैस के हैं वो हायर मोशन में आएंगे, और हायर मोशन में आएंगे तो वो बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे। तो अगर आप गैस इन गैस सॉल्यूशन बनाओ या गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बनाओ तो वहां पे टेम्परेचर का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, टेम्परेचर से तो निश्चित फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ प्रेशर से भी फर्क है, प्रेशर से भी फर्क। लेकिन इस सॉल्यूशन में, ये वाली सॉल्यूशन साथ में आपके जो है पानी और शुगर, क्या इसमें प्रेशर का कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, कोई प्रेशर का फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन, गैस नहीं है, तो गैस नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे जो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस सॉलिड है, दूसरा सब्सटेंस लिक्विड है, और दोनों में ही प्रेशर का कोई फर्क नहीं, दोनों कंप्रेस ही नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिए, इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखो इसमें कि देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, there will not be any effect of pressure on liquid in liquid, liquid in liquid, and solid in liquid solution, because they are non-compressible, because they are non-compressible. चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डाले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखो, a solution containing a solution containing more amount of solute, more amount of solute than its maximum capability, then its maximum capability.
तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें हेडिंग डालें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सुनिए, सॉल्युबिलिटी सुनो। सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या? यहां पे हमने ले लिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या? ध्यान से सुन लो, समझ लो, फिर उसके बाद इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करना है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमने कर। अब इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिलाना शुरू किया। कोई भी सॉल्यूट जो उसमें मिक्स हो सकता है मिलाना शुरू किया। मिलाते गए एक फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, एक फिक्स टेम्परेचर। मान लो लेट द टेम्परेचर बी 25 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स रखा है, उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। और सॉल्यूट इसमें ऐड करते गए एक टाइम ऐसा आया कि हमने देखा इसमें 21 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड हुआ। 21 ग्राम से ज्यादा ऐड नहीं हुआ इसमें। मतलब इस सॉल्वेंट की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी वो कितने ग्राम सॉल्यूट की थी? 21 ग्राम। अगर हम 22 ग्राम डाल देंगे तो क्या होगा? 1 ग्राम जो है वो बॉटल में सैटल हो जाएगा। वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट टू बिकम अनसैचुरेटेड सॉल्यूट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जितना मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें ऐड किया जा सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, that maximum amount of solute is called as its solubility। यही इसका solubility। समझ में आया सबको डेफिनेशन? फिर से बताओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इसमें ऐड किया जा सकता, उससे ज्यादा ऐड यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ऐड किया जा सकता है, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टाइम। लिखो डेफिनेशन, लिखो सॉल्युबिलिटी का। लिखो, this is the maximum amount of solute this is the maximum amount of solute required to make 100 gram of the solvent 100 gram of solvent saturated at a fixed temperature it is the maximum amount of solute that is required to saturate this solution at this temperature। ठीक है, अब एक बात बताओ, सुनो, क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो इसका जो सॉल्युबिलिटी है, ये जो x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इस x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी हो गया कितना? सॉल्युबिलिटी हो गया 21 ग्राम। ओके, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि कम होगा? और घटाने से कम होगा। ओके, यहाँ पे हमने 100 ग्राम का सॉल्वेंट लिया। अगर हम यहाँ पे 200 ग्राम सॉल्वेंट की ले लें, बताओ तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 42 ग्राम। और अगर हम यहाँ पे 50 ग्राम ले लें तो 10.5 ग्राम। यही क्वेश्चन में आता, सॉल्युबिलिटी दे दिया और बोला कि 1 kg पानी में कितना भिजाओ। 100 ग्राम में आपको सॉल्युबिलिटी पता है, तो 1 kg पानी में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड विद 10, 210 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, यहाँ पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक दो और चीज और देख लेते हैं, फिर एक इकट्ठे करेंगे सबके। देखो, फॉर्मूला टू फाइंड फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज सॉल्यूशन, फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज सॉल्यूशन। जैसे मास परसेंटेज निकालना, मास परसेंटेज निकालना कैसे निकालना, जैसे सपोज करो, पता है, बताओ। Mass of solute upon mass of solvent into solution. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Mass of solution. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है मास परसेंटेज निकालने का। और अगर कहीं पे मास की बजाय वॉल्यूम दिया हुआ हो तो उसको वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना हो, टोटल वॉल्यूम या मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, तो क्या तरीका होगा, आप इसमें दोनों को ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिखाओ। Yes, sir. Forty gram of solute is dissolved in 320 gram of water. Find the mass percentage of solute. Find mass percentage of solute. 11.11। ठीक है, तो फिर यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 320 प्लस 40, 320 प्लस 40 इंटू 100। तो 40 डिवाइडेड बाय 360 हो गया इंटू 100, डिवाइड करो 10 9 100 अपॉन 9, ये आ गया 11.11%। वॉल्यूम क्या हो गया? अच्छा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया इसको, समझ में आ गया कैसे होगा सॉल्यूशन। 36 ग्राम of sodium chloride, 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water. Calculate the concentration of sodium chloride. Calculate the concentration of sodium chloride. 26.47 is the correct answer. तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला तो लगेगा, 36 मास परसेंटेज निकालने का कोई अलग तो तरीका है नहीं, सेम वही चीज है। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है
कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है? 36। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 136 इंटू 100। अब ये बताओ ये दोनों कट करके 10%, ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका 26.47%। और जब मैं बोल रहा हूँ गलत है उसके बाद भी कम से कम ये नहीं कर रहा है कॉपी में देख लेने का गलत था, बैठा हुआ है एकदम हिल नहीं सकता, सोच रहा है क्या सोचना है इसमें क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर। कैलकुलेट mass of glucose and mass of water required to make 250 gram of 25% solution। इसका आंसर कोई बताना मत, जिसका आ जाएगा वो चेक करा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो गलत है जी बच्चा तुम्हारा आंसर। सर करने का तरीका थोड़ा अजीब है सर, पर सर हो गया। गलत है। हाँ ये तो आ गया, एक सब्सटेंस तो आ गया, दूसरा सब्सटेंस जो निकालो। सर क्या आंसर है? आंसर अभी नहीं बताऊं, कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, गलत हो गया तो दोबारा कोशिश करो। गलत है। सही है, दोनों सही है, वेरी गुड। किधर किया है दिखाओ, ऑफ करके 25/100। करो ना, सॉल्व करो। कितना आया आंसर? 62.5। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल। चलो सबसे पहले जिसका आंसर, किसका आंसर है बोर्ड पे आके सॉल्व, ये लो मार्कर लो, वहां पे रखा। वेरी वेरी गुड, वेरी। तो ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. If 2 ml of acetone if 2 ml of acetone is present in 45 ml of aqueous of its aqueous solution, aqueous मतलब पानी में डिकॉल्व, aqueous solution, calculate the percentage of this solution volume by volume, calculate percentage of this solution volume by volume।
यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना। sorry, acetone. Acetone is dissolved in water. मतलब acetone और water के mixture में हो गया, कितना परसेंट आया? 4.4। 4.4 Sir, 4 point. Sir, 4.4 bar. आपने क्या कर दिया, नीचे 47 ले लिया क्या? 47 कैसे? टोटल टोटल सॉल्यूशन ही 45 है, क्वेश्चन का हुआ तो है इस presenting 45 ml of its aqueous solution, मतलब दिस इज द टोटल सॉल्यूशन, है ना? क्वेश्चन को ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन में वो सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, ये निश्चित वर्डिंग में ध्यान दो। तो वॉल्यूम परसेंटेज इसका जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हाँ बोलो, हाँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया इसका 2 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.44%। solubility of potassium nitrate at 313 Kelvin solubility of potassium nitrate at 313 Kelvin is 62 gram. What mass of potassium nitrate would be needed to produce saturated solution of in 50 grams of water at same temperature. Solubility of potassium nitrate at 313 Kelvin is 62 gram. What mass of potassium nitrate would be needed? 31. आंसर 31 है, ये तो पता ही है, लेकिन सॉल्व कर। इसको नहीं हो तो सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर। हाँ, ऐसे कर लो। 60 100 ml में रिक्वायर्ड है 362 ग्राम, तो 1 ml में कितना होगा? 50 ml में कितना होगा? ऐसे करके निकाल लो। जो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं ना हम लोग, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर required amount of
KNO3 is 62 ग्राम। जैसे यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करते हैं। In 1 gram water, required amount of KNO3 is 62 by 100 gram। 50 gram में in 50 gram of water, required amount of KNO3 is 62 by 100 into 2 times कैंसल, यहां से आ गया 31, ये आ गया 31 ग्राम। इस तरह से आप 20 ग्राम, कोई भी 1 kg भी आएगा या 10 ग्राम भी आएगा तो कोई भी क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है फिजिकल एंड केमिकल। इसको समझने के लिए एक हम लोग एक्टिविटी समझ, और ये एक्टिविटी जो है ये हो सकता है आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया हो। आयरन और सल्फर, एक्टिविटी पढ़ाया गया स्कूल में? नहीं पढ़ाया गया। आयरन और सल्फर की एक्टिविटी अभी प्रॉपरली मिक्स कर दिया इसको। क्या दोनों के पार्टिकल अलग अलग नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे, दोनों के पार्टिकल अलग अलग नजर आएंगे। अभी ये है आयरन और सल्फर का मिक्सचर। अब इसको हम क्या करें, इसको कर दें स्ट्रॉन्ग हीट, और स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे थोड़ी देर तक, तो यहाँ पे दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अब जो सब्सटेंस हमारे पास बनेगा वो सब्सटेंस बनेगा FeS, फेरस सल्फाइड, जिसका की कलर होता है ब्लैक। अब ये जो है बन गया एक कंपाउंड, ठीक है। अब ये एक कंपाउंड बन गया। ये था पहले जो था, ये था फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज, और अब इसमें हो गया केमिकल चेंज। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है कई सारे पैरामीटर्स, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पैरामीटर्स पे आप यहां पे देखो, क्या देख रहे हो कि आप इसमें जो दोनों के पार्टिकल है अलग अलग नजर आ रहे हैं? क्या इसमें आपको दोनों के पार्टिकल अलग अलग नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर इसके ऊपर हम मैग्नेट लेकर के जाएं तो क्या होगा? देखिए, इसके ऊपर मैग्नेट लेके जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको गर्म करोगे तो आयरन का मेल्टिंग अलग होगा और सल्फर का मेल्टिंग अलग होगा, दोनों अलग अलग बिहेव कर रहा है। इसमें आयरन की अलग प्रॉपर्टी आ रही है और सल्फर की अलग प्रॉपर्टी आ रही है ना। और इसमें क्या है, दोनों दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं आई, एक नया सब्सटेंस बना जिसकी की बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज जो होता है, उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है उस पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इसमें जो रिएक्शंस होंगे, हो गया। फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं फिजिकल चेंज, लिखो पहला पॉइंट लिखो फिजिकल चेंज। देयर विल बी चेंज इन फिजिकल चेंज में लिखो, देयर विल बी चेंज इन
physical properties of the substances only. There will be change in physical properties of the substances only. इसमें लिखो केमिकल में, केमिकल चेंज में लिखो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, हाँ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म will have different property. New substance form will have different property. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फिजिकल में there will not be any fixed composition. There will not be any fixed composition of substituent. Substituent या reactant बोल सकते हैं. Substituent लिखो, reactant में substituent. इसमें लिखो केमिकल में it always has the fixed composition. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो no new substance is formed. No new substance is formed. हाँ, केमिकल में लिखो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट में it will be a temporary change which can easily be reversed. Can easily be reversed. और केमिकल चेंज में लिखो it is a permanent change which cannot be reversed easily. Which cannot be reversed easily. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो लास्ट पॉइंट होगा ये हमारा हीट एनर्जी इन्वॉल्व हीट एनर्जी इन्वॉल्व heat energy involved is either less or absent. Either less or absent. Less or absent. Chemical change में लिखो lots of heat energy is involved during the process. Lots of heat energy is involved during the process. तो ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस और यहीं से हमारा ये चैप्टर भी हो गया कम. तो इसके होमवर्क कर लेना चैप्टर का. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको बाय नेक्स्ट क्लास. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास. केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे.